इस वीडियो में हम कोरिलेशन की बात करते हैं। और जब भी वेरिएबल्स दोनों वेरिएबल्स का डेटा मेट्रिक डेटा होता है, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी ऑपरेटर्स रेशियो स्केल पे हम लगा सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है कोवेरियंस, जेड, आर, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन टर्म्स को और डीप में समझने के लिए फोकस करते हैं वर्ड रिलेशन पे। हमने देखा था पिछले में वीडियोस में कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें डीपर इंसाइट्स मिलती है, और यहाँ पे ज़्यादातर हम वर्ड्स यूज़ करते हैं रिलेशन। ह्यूमन रिलेशंस की जब बात करते हैं तो फादर सन, फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, इन रिलेशंस के बीच में एक यूनिक इनपुट रहता है कि ये चीज़ कुछ लेवल पे जो एलिमेंट ऑफ रिलेशन है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे वो उसे अफेक्शन कहें, रेस्पेक्ट कहें या बॉन्ड ऑफ लव कहें, चाहे whatever the age or appearance of father may change or son may change as years pass, but that level of sanctity, that relation remains unchanged, that bond is always there. अब इस चीज को हम यहाँ पे फादर इन रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, हम किसी भी पर्सन ए और पर्सन बी के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब उनके बीच में रिलेशन नहीं है तो भी क्या उनके बीच में उस अब इस कॉन्टेक्स्ट से नहीं कि इस टाइप का कोई बॉन्ड ऑफ लव या रिलेशन है या नहीं, हम उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दैट पर्सन ए एंड बी आर प्लेइंग अ गेम and they are supposed to choose number between 0 to 10. In the first time, person A choose 2, person B choose 8. Second time, person A choose 1, person B choose 6, so on and so forth. तो 5 बार ऑब्जर्वेशन करते वक्त 5 बार ऑब्जर्वेशन पर्सन ए ने ये डेटा पॉइंट लिए, पर्सन बी ने ये 5 इनपुट्स चूज किए, रैंडम, ये रैंडम नंबर्स हैं, राइट। अभी इनकी यूनिट्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो पर्सन ए के 5 डेटा पॉइंट्स का इनपुट एवरेज 4.4 और इसका एवरेज 7 आया है। अब इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके बीच में कोई अंदर के इन डेटा पॉइंट्स के बीच के अंदर क्या कोई पैटर्न हमें दिख रहा है, समझ में आता है या नहीं। तो इसको इसके एवरेज से समझते हैं कि हर डेटा पॉइंट अपने एवरेज से कितना कम या ज़्यादा है। तो पहला डेटा पॉइंट अपने एवरेज से 4.4 से, पर्सन ए के डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव था, कम था। सेकेंड टाइम वापस अपने एवरेज से कम था। 3 बार ये अपने एवरेज से कम था, 2 बार ये अपने एवरेज से ज़्यादा था, और कितना ज़्यादा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइकवाइज पर्सन बी के डेटा सेट्स को देखें तो ये 3 बार या 4 बार, इनफैक्ट 4 बार ये डेटा पॉइंट अपने एवरेज से ज़्यादा था, 1 बार अपने एवरेज से कम था। अब इन दोनों को dx और dy को जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं तो ओवरऑल ये टर्म आ रही है कोवेरियंस। ये ओवरऑल टर्म जो है ये हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये जो, जबकि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि ए और बी के जो डेटा पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं, ये नेगेटिव पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, जो कि यहाँ पे भी एविडेंट है। ये ज़्यादातर टाइम अपने एवरेज से कम है, ये ज़्यादातर टाइम अपने एवरेज से ज़्यादा है, राइट। और डिटेल में समझते हैं। जब भी डेटा सेट्स हमारे पास, अभी हमने यूनिट्स की बात नहीं करी कि पर्सन ए का डेटा पॉइंट मीटर में था, किलोमीटर में था, किलोग्राम में था, या पर्सन बी का इंच में था, सेंटीमीटर में था, या किलोग्राम में, लीटर में था। हमने वो वाली बात ही नहीं की, हमने सिर्फ डेटा पॉइंट के अंदर के एसेंस को समझने की कोशिश की है। और पैटर्न्स को हम देख रहे हैं, लीनियर पैटर्न, या तो पॉजिटिव रिलेशन है, ए बढ़ रहा है तो बी भी एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, या नेगेटिव पैटर्न है कि डेटा पॉइंट्स एक एक्स, जब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई वैसे वैसे घट रहा है। थर्ड पैटर्न ऐसा हो सकता है लॉग रिलेशन, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 10 है, 100 है और 1000 है, तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, 2 और 3 रहेगी। तो इसका मतलब ये है, इनिशियली तो बहुत स्पीड से ये, जैसे x की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ती है y की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन एक लेवल आने के बाद में x की वैल्यू कितनी भी बढ़ती जाए y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ऐसा रियल लाइफ में हम कहाँ पे देखते हैं, एज और हाइट के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे जैसे एज बढ़ती है, इनिशियली तो हाइट बहुत तेज बढ़ती है, एक एज आने के बाद में वो शूटिंग बंद हो जाती है और एज कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है, और एक लेवल पे फिर वो कितना भी बढ़े वो एज कांस्टेंट ही रहती है।
फोर्थ सिनेरियो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल प्लस और एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ये इनिशियली ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू जैसे ही एक्स जीरो होता है इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ये इट डजंट मीट, मीटिंग वाला पॉइंट ये वाला इक्वेशन है। ये रियल लाइफ में ये हम कहाँ पे देखते हैं एक्सपोनेंशियल, इनिशियली तो बहुत कम है, फिर धीरे 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 अचानक शूट होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई चीज़ अचानक वायरल हो जाती है, कोई चीज़ अचानक काफ़ी यूज, जैसे इंटरनेट, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इनिशियली 10 साल 15 साल पहले बहुत कम लोग यूज़ करते थे, पर अचानक धीरे 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 उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस और उस पर बहुत लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। नेगेटिव एक्सपोनेंशियल रियल लाइफ एग्जांपल, किसी 4 घंटे की वर्कशॉप में हम अटेंड कर रहे हैं, इनिशियली तो उस लेक्चर को बहुत ध्यान से हम समझ पा रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। 1-2 घंटे बीतने के बाद में, ज़्यादा टाइम बीतने, हमारा अटेंशन और हमारी अंडरस्टैंडिंग जीरो तो नहीं, वी आर नॉट अनकॉन्शियस, बट यस हमारी लर्निंग बहुत 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 स्लो हो जाती है। ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं कुछ। पर गलती हम ज़्यादातर सोशल साइंस में ये करते हैं कि सब चीज़ों को हम सोचते हैं कि लीनियर पैटर्न होगा, पर लीनियर पैटर्न ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम ओवरऑल देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव में ये चीज़ लीनियर दिख रही है, लेकिन इसको फेजेस में देखें तो सपोज हम ये किसी कोई भी स्किल या नॉलेज बेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, तो सब लेट्स से प्लेइंग a new game or playing a new musical instrument, learning to play or learning a new language, initially our knowledge or skill related to that part is very low, but gradually we start learning and we start learning very fast, and we reach a peak wherein we have saturated, then we practice, then we keep on practicing। उसके बाद में कितना भी प्रैक्टिस डालें वो एक फेज आने के बाद में हमको लगता है कि अभी स्टैग्नेट होता जा रहा है, बोर हो रहा है या स्टैग्नेट, पर हम अपने एफर्ट्स तैयार करते हैं, फिर वापस एक ब्रेक थ्रू आती है, फिर हमको उसके अंदर और डीप इंसाइट मिलती है, हमारी ग्रोथ उसके अंदर बढ़ती जाती है, एंड अगेन the next phase come when it gets saturated, and this is the time, this is the phase which is called फेस ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे हम जाके एक लेवल पे और ज़्यादा बहुत डीप में चले जाते हैं, तब हमारा जोन ऑफ इनोवेशन आती है। अब बात हमने शुरू करी थी कोरिलेशन की, रियल लाइफ के अंदर इनके बीच के पैटर्न्स को, कि ये लीनियर क्यों नहीं होते, ज़्यादातर इनके अंदर अलग अलग फेसेस होते हैं। जूम इन करेंगे तब हमको वो पैटर्न दिखेंगे, ओवरऑल हमको वो शायद लीनियर दिखे। वापस उस आत्मा वाली बात पे आते हैं, उसका एसेंस निकालने, डेटा के अंदर से एसेंस निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमने शुरू वाले एग्जांपल में लिया था कि पर्सन ए और पर्सन बी अब स्टेप्स ले रहे हैं, उन्होंने कोई भी रैंडम नंबर चूज किए। सपोज करते हैं कि पर्सन ए और पर्सन बी जो चूज कर रहे हैं अपने अलग अलग स्टेप, एक ने 2 चूज किया तो दूसरे ने 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सपोज ये कंसिडर कर रहे हैं किसी गेम के अंदर कि ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है, इसका एक स्टेप जो है इस छोटे प्लेयर के 5 या 10 छोटे छोटे स्टेप्स के बराबर है, मतलब इसकी यूनिट बहुत छोटी है, इसकी यूनिट बहुत बड़ी है। उस केस में हम क्या करेंगे, और क्या उस पॉइंट ऑफ, उस पर्सपेक्टिव में भी डेटा का कोई फर्क पड़ता है या नहीं, और उस पैटर्न के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए कोरिलेशन की डेप्थ को समझते हैं। सपोज ये एज और हाइट का डेटा है, ये अगेन पहले वाले पॉइंट को रिकैप कर लेते हैं। एज का डेटा, वेट का डेटा, वेट इज इन किलोग्राम, एज इज इन नंबर ऑफ ईयर्स और मंथ्स और व्हाटएवर, राइट। इसका एवरेज निकाला हमने, एवरेज से इसका डिस्टेंस देखा कि ये एवरेज से प्लस है या ज़्यादातर टाइम एवरेज से हर पॉइंट, डेटा पॉइंट प्लस है या माइनस है, और लाइकवाइज वेट का भी एवरेज, वेट के एवरेज से प्लस है या माइनस, और हमने ओवरऑल कोवेरियंस देखा इसका, तो कोवेरियंस इसका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल ये डेटा के बीच का पैटर्न ये बता रहा है कि एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है, पॉजिटिव कोवेरियंस है, राइट। अभी नेक्स्ट इनपुट लेते हैं। सेम डेटा सेट में हमने अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, एज का भी और वेट का भी, और इस स्टैंडर्ड डेविएशन से हम डिवाइड कर देते हैं इस इनपुट को, जो dx की वैल्यू थी dx डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, लाइकवाइज dy डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे हम इसकी सोल निकाल रहे हैं, इस डेटा की जो इसकी यूनिट्स चाहे कितनी भी हो, वेट्स में हो, किलोमीटर में हो,
किसी भी लेवल की हो, अब उसके अंदर का एसेंस, उसकी सोल निकाल रहे हैं ताकि हमको ट्रांसपेरेंटली चीज़ समझ में आए, ए और बी के बीच में रिलेशन की बात। अब यहाँ पे हमने जैसे ही ये z की वैल्यू निकाली है फॉर x एंड z की वैल्यू फॉर y, इन चीज़ों में हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि, और जब इसको पहले तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा है हमको कि ये -3 से +3 के बीच में है, उससे ज़्यादा नहीं है। सेम z की वैल्यू यहाँ पे -3 से +3 के बीच में है, ये z की वैल्यू का एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है। और जब zx और zy को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम एवरेज लेते हैं तो ये हमको कोरिलेशन देता है। ये कोरिलेशन की वैल्यू हमको ओवरऑल बता रही है कि ये डेटा का कोरिलेशन, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोरिलेशन array 1, let's say array 1 comma array 2 and then it is exactly same। अब एक इम्पॉर्टेंट इनपुट इसमें ये है कि क्या हम देखते हैं कि x की वैल्यू, जो x की वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास में 22 एंड ऑल, सभी x की वैल्यू को हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और y की वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद में उसका कोरिलेशन निकालते हैं, इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ दिस एंड दिस, सेम, सॉरी, कोरिलेशन ऑफ दिस कॉमा this, again it is same। तो इसका मतलब है इस डेटा पॉइंट से हमने इसकी आत्मा, इसकी सोल निकाल दी और ये हमको एक ट्रांसपेरेंट इनपुट दे रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या, इस डेटा सेट, और हाँ यस, इसको चाहे 50 से करो चाहे 1000 से करो, कितना भी इसके अंदर हम स्केल, जैसे हमने अभी बात करी ना कोई WW का यूनिट, इसकी चाहे कितनी भी चेंज करते रहो, इसको 50 की जगह इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया और सारा पॉइंट चेंज किए, सेम कोरिलेशन को, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको 1000 की जगह 10,000 से डिवाइड कर दिया, तब भी कोई कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं आ रहा। कोरिलेशन मतलब ये डेटा का एसेंस समझ गया। और कोरिलेशन का कोरिलेशन क्या है, z की वैल्यू फॉर x और z की वैल्यू फॉर y, इनका एसेंस निकाल के इनकी सोल निकाली जा सकती है? नहीं, क्योंकि इसका जो मीन है, z स्कोर का जो मीन है वो 0 आएगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा। तो इसके अंदर जब ये इक्वेशन लगाते हैं तो इट विल नॉट कम, ये कोई वेरी नहीं करता। इसमें रैंडम नंबर कितने भी लगा लें, हम रैंडम नंबर कुछ भी निकाल लें यहाँ पे, अगर ये और इसको रैंडम नंबर डाल के हम देख सकते हैं कि z की वैल्यू हमेशा -3 से +3 के बीच में आएगी और कोरिलेशन कोफिशिएंट चाहे आप कितनी भी यूनिट चेंज करते रहें वो सेम ही आएगा।